नमस्कार सभी को। जैसा कि आप लोगों को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के स्टोरी से मालूम होगा कि हमारे साथ रितेश भैया हैं, सबसे स्मार्ट, डैशिंग और सबसे विनम्र व्यक्ति हमारे एसडीसी औरंगाबाद, सीनियर डिप्टी कलेक्टर औरंगाबाद। उनसे अभी आप लोग का मुखातिब करेंगे और बातचीत करवाएंगे कैसे उन्होंने तैयारी की। भैया यूपीएससी भी दिए हुए हैं और यूपीएससी के बारे में भी बताएंगे, साथ में बीपीएससी की भी जर्नी वो बताएंगे वो। और जो एसडीएम बोलते हैं तो एसडीएम भैया ही बनेंगे आगे चलकर, तो सब जर्नी जो है वो बताएंगे भैया। तो भैया को इंट्रोड्यूस करते हैं और भैया को लाते हैं सामने आप लोगों के बीच में। आइए भैया, स्वागत है आपको मेरा इंस्टा। Okay, thank you so much, Pranav, for such a generous introduction. And good evening सभी मेरे दोस्तों को। और आज जैसा कि शनिवार का दिन है तो हमारा और प्रणव का बात हुआ था कि आज अपने जो भी इंस्टाग्राम पे इनके फॉलोअर्स हैं और बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको हमें एड्रेस करने के लिए इनके द्वारा बोला गया था। तो मैं आप लोगों को आज एड्रेस करने के लिए और आपसे मुखातिब होने के लिए आया हूं। तो हम अब पहले अपने इन्होंने जैसा कि अब मेरा परिचय बताया, थोड़ा सा मैं अपना परिचय, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपना जर्नी के बारे में दो मिनट बात करना चाहूँगा। 2 मिनट बात करने के बाद हम आप लोगों को ओपन एंडेड जो भी क्वेश्चन करना होगा, आप लोगों को फुल अपॉर्चुनिटी रहेगी। बीच में जहाँ कहीं भी कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग रोक करके आप क्वेश्चन अपना जो भी क्वेरी होगा उसको आप लोग एट ए टाइम रिजॉल्व करवा लीजिएगा, ठीक है। या फिर लास्ट में भी आपको मौका मिलेगा क्वेश्चन पूछने का। तो जैसा कि प्रणव ने बताया कि मेरा नाम रितेश है, मेरा नाम रितेश कुमार है और मैं बेसिकली बिहार के ही कैमूर ज़िला का निवासी हूँ मूल रूप से। और मेरी प्रारंभिक दीक्षा जो है अपने गाँव से हुई है। उसके पश्चात में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वाराणसी में से मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के करने के तुरंत बाद ही मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल के थ्रू हो गया था। तो मैं वहाँ 7-8 साल से नौकरी कर रहा था और पैरेलली मैं बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। और फाइनली मेरा सिलेक्शन 67th बीपीएससी में एसडीसी मतलब सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ और मेरा 67th बीपीएससी में 50वां रैंक था। और मेरा जो था, इससे पहले मैं 65th और 66th का लगातार 2 बार इंटरव्यू दिया था। और मेरा ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी है। तो ये मेरा छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया, मेरे बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा तैयारी का क्या स्ट्रेटजी था। तो देखिए, कभी भी कोई भी तैयारी होती है तो हम पहले एक स्टूडेंट के माइंड में क्या आता है कि 3 फेज़ होता है, प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। और तीनों को हम सेपरेट एग्ज़ाम के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन जो आदमी बहुत दिन से तैयारी कर रहा है या जो सफल हो चुका है या जो न भी सफल हुआ है उसको एक आइडिया रहता है कि तीनों स्टेज हैं, तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप प्री की तैयारी स्टार्ट करते हैं, मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी, तो तीनों को एक साथ लेके चलने की ज़रूरत है। और तीनों फेज की हमें होलिस्टिक मैनर में तैयारी करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम प्रीलिम्स की तैयारी रट के या जैसे करना हुआ कर लिए और तो हम अगर रट के हो सकता है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन हमें मेंस में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वहाँ पे हमें 4 ऑप्शन नहीं मिलेगा। वहाँ पे तो हमें पूरा ओपन फील्ड रहेगा। वहाँ पे आपके पास जो जितना डिलीवर करने की कैपेसिटी है आप डिलीवर करेंगे, अगर कैपेसिटी नहीं रहेगी तो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू एक तरह से आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। तो जैसे आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग हुई है प्री और मेंस के दौरान और बाकी आपका जो भी सोशल इंटरेक्शन होता है लोगों से, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि आप कैसे तैयारी की हैं, आपका पर्सनालिटी में ग्रूमिंग कैसा हुआ है, आपकी थिंकिंग कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आपका सोशल आउटलुक कैसा है, आपका सोसाइटी के प्रति, लोगों के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट है कि नहीं है। ये सब चीज़ें बड़ी इंटरव्यू में काउंट होती है। हमें लगता है कि हम इंटरव्यू में जाएंगे और हम बता के क्वेश्चन चले आएंगे। हो सकता है कि आप फैक्चुअल क्वेश्चन बता के चले आएँ या 100% क्वेश्चन का रिप्लाई दे के चले आएँ। लेकिन इंटरव्यू तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, कहीं से भी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। तो आपने क्या जवाब दिया मैटर नहीं करता है, कैसे जवाब दिया ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम जो बताना चाह रहे थे कि हमें तीनों एग्ज़ाम का होलिस्टिक मैनर में तैयारी करना है, सबको पैरेलल लेके चलना है। तो हम क्या करें कि हम, जैसा कि मेरा स्ट्रेटजी रहा है, तो मैं कभी भी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ज़्यादा फोकस्ड के साथ नहीं किया। मैं हमेशा मेंस के ऊपर फोकस करता था।
और मेंस जो भी डिफरेंट टेस्ट सीरीज मार्केट में मिलती हैं उनको मैं रेफ़र किया था। और यहाँ पे मैं किसी भी पर्टिकुलर एक टेस्ट सीरीज़ का नाम नहीं लेने जा रहा हूँ। आपको जो भी टेस्ट सीरीज़ बेटर मिले, बेटर लगे, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो बताते हैं कि मेरा कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ लीजिए, आप बेझिझक जिसका चाहें उसका ले सकते हैं। ये सिलेक्शन आपके ऊपर है। अगर कोई पर्सनली हमसे पूछना चाहे तो मैं उसको अपने पर्सनल टेक्स्ट के थ्रू मैं उसको बता सकता हूँ कि इनका लीजिए। तो हमें क्या था कि जब मैंने अपना तैयारी करना स्टार्ट किया था तो उसका मैं जॉब कर रहा था। तो मैं सीरियस अपना जो मतलब बीपीएससी की तरफ मेरा रुझान 63rd बीपीएससी से हुआ। तो 63rd बीपीएससी में प्रीलिम्स हो गया, लेकिन मेंस नहीं निकल पाया क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी थी और कोई बताने वाला था नहीं। और एक तरह से मैं तैयारी आउट ऑफ द बिहार या आउट ऑफ द दिल्ली से कर रहा था। मतलब मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से ज़िला में रह के तैयारी कर रहा था। तो वहाँ पे 17-18 में उतना ज़्यादा सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब के थ्रू बहुत था, लेकिन जितना आज के टाइम में कंटेंट अवेलेबल है और गाइड करने वाले हैं उतने नहीं थे। हाँ, मतलब इसका 25% 30% कंटेंट और स्ट्रेटजी बताने वाले लोग थे, लेकिन हम उतना उन लोगों को सुन नहीं पाए, उन लोगों की बात को समझ नहीं पाए। तो प्रीलिम्स की तैयारी करके गया, प्रीलिम्स तो हो गया, लेकिन मेंस में 10 नंबर से रुक गया। तो जो भी एस्पायरेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, तो पहले उनको जो मेंस की तैयारी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मेंस की तैयारी करने के लिए क्या है कि अभी आज के टाइम में चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, ऑलमोस्ट सिलेबस और कंटेंट सिमिलर हो चुका है। ये अलग बात है कि यूपीएससी में 4 जीएस के पेपर है, लेकिन बीपीएससी में 2 ही हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक इथिक्स को छोड़ दिया जाए, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो तीनों पेपर वहाँ पे हम यूपीएससी में लिखते हैं उसकी तैयारी से आपका जो बीपीएससी का दोनों पेपर है लगभग कवर अप हो जाता है। या इसका उल्टा भी हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि कोई एस्पायरेंट अगर बीपीएससी का दोनों पेपर की तैयारी करता है तो वो यूपीएससी का जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 मतलब GS1, GS2, GS3 की तैयारी उसकी हो जाएगी अगर वो अगर बेटर तरीके से तैयारी किया है। तो पहले हम बताना चाहेंगे जो बेसिक बुक्स को हमें प्रेफर करना चाहिए। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे एस्पायरेंट होंगे जो कि तैयारी के दौरान नौकरी के साथ साथ तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके पास एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत टाइम नहीं होता है। तो एनसीईआरटी मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्शनल है, आप इसको चाहें तो ले सकते हैं, चाहे तो ना ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर एनसीईआरटी एक बार अगर देख लिया जाए तो थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है एनसीईआरटी बहुत हद तक क्लियर कर देती है। और हमारा जो एक अप्रोच होता है ना कि कैसे हमें बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ना है, तो एनसीईआरटी उसमें मदद करता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है, आपके पास दोनों तरह के कैंडिडेट एस्पायरेंट होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो जॉब के साथ तैयारी करते हैं, कुछ केवल तैयारी करते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से किसी एक पाथ को चूज कर सकते हैं। तो बेसिक के लिए जो मैं बताना चाहूँगा, अलग अलग किताबों का लिस्ट बताना चाहूँगा। जैसे कि आप अगर बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं ज़्यादा बताऊँगा, एक दिन अलग से प्रणव जी मैं यूपीएससी का जो है उसको कैसे तैयार करना है उसको बताऊँगा। आज मैं बीपीएससी का ही बता रहा हूँ। तो बीपीएससी में जैसे कि जो GS1 का पेपर होता है तो उसमें जो हिस्ट्री का सेक्शन है, पहले का टाइम था 63rd, 64th, 65th बीपीएससी में कि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एंशिएंट से या आर्ट एंड कल्चर से जो आते थे, लेकिन आज के टाइम में 68th और 69th बीपीएससी में सब कुछ ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। तो हमें होलिस्टिक मैनर में हिस्ट्री की कम से कम तीनों हिस्ट्री, मेडिएवल, एंशिएंट और मॉडर्न की अच्छे से तैयारी करनी होगी। स्पेशली हमें फोकस करना पड़ेगा एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो सबकी जहाँ तक सबको पता है कि हम एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री की जो बुक है उसमें हम एनसीईआरटी या तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा इम्तियाज़ अहमद की जो बुक आती है बिहार स्पेशल, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा आप चाहें तो और भी जो भी बुक है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन हमने जो रेफ़र किया था स्पेक्ट्रम को हमने रेफ़र किया था क्योंकि वो हमें काफ़ी उस बुक को पढ़ने में बड़ा ईज मिला। बिपिन चंद्रा भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो भी अच्छी बुक है नो डाउट, लेकिन इस किताब में इतना एक तरह की एक गाइड है और गाइड से पढ़ना बड़ा इजी होता है। मतलब हमें किसी भी पर्टिकुलर अगर कोई रिवॉल्यूशन हुआ है या पीजेंट मोमेंट हुआ है या ट्राइबल मोमेंट हुआ है, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे कि एक गाइड से अगर पढ़ेंगे तो हम उसका बैकग्राउंड समझेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट समझने का प्रयास करेंगे।
उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो स्पेक्ट्रम मेरे अनुसार बेस्ट किताब है। तो हम मेंस वाइज बताते चल रहे हैं। हिस्ट्री में इसको देख लेंगे। बाकी बिहारी स्पेशल जो है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, जैसा कि मैंने बताया कि इम्तियाज़ अहमद सर की किताब है, काफ़ी शानदार किताब है। उस बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को कठिनाई होगी, हिंदी मीडियम में वो बुक अवेलेबल है, इंग्लिश में नहीं है। तो आप बिहार या यूपी या झारखंड के रहने वाले हैं तो थोड़ा सा आप मेहनत करके उस बुक से आप इंग्लिश में नोट्स बना सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा उससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। फिर उसके अलावा जो अभी बिहार में जो सेक्शन 1 के बारे में मैंने बताया, अब सेक्शन 2 के बारे में आते हैं। सेक्शन 2 में आईआर और करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है। पहले तो हमें 3 क्वेश्चन के ही आंसर लिखने होते थे बीपीएससी में, लेकिन अभी 68th बीपीएससी से 5 और प्लस 2 7 क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। 7 क्वेश्चन का आंसर मतलब कि आपको पूरा करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स में आपको करंट अफेयर्स सब करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि बिहार का भी करना पड़ेगा, नेशनल लेवल का भी करना पड़ेगा। उस नेशनल लेवल में जो भी है, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, सबसे क्वेश्चन आता है। तो आपको करंट अफेयर्स, चाहे जो भी मैगज़ीन इजीली अवेलेबल मार्केट में मिलती है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मैंने विजन आईएएस का जो मैगज़ीन है, मंथली मैगज़ीन, और बाकी जो स्पेशल आता है सोशल इश्यूज़ का, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स का जो कंपाइलेशन आता है मेंस के टाइम में, तो मैं उसको हमेशा, जब भी मेंस मैंने लिखा 65th, 66 और 67 तीनों में मैंने उसको रेफ़र किया था। तो आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हैं। पहले हम सेलेक्टेड पढ़ते थे, हालांकि मैं 68th का भी इंटरव्यू दिया, मेंस लिखा था, उसमें भी कॉलिंग हुआ था, लेकिन मैं उसका इंटरव्यू देने नहीं गया था। तो उसमें भी लगभग पैटर्न जो 69th में पैटर्न था, 70th में रहेगा, सेम पैटर्न 68th में भी था। तो आप पेपर 1 की तैयारी इस तरीके से कर लेंगे। और जो 72 नंबर का डीआई आता है, ये मतलब मैं जहाँ तक आपको बताना चाहूँगा कि डीआई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपका एक आध क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग अगर छूट भी जाए एक बार बीपीएससी के पेपर में, लेकिन अगर डीआई का क्वेश्चन 6 मार्क्स का भी गलती हो गया, तो समझिए कि वो आपके लिए डिजास्टर्स साबित होने जा रहा है। तो भले आप दो क्वेश्चन या दो टॉपिक कम पढ़ के जाएं बीपीएससी के मेंस के पेपर में, पेपर 1 में, जीएस 1 में, लेकिन अब डीआई कभी भी किसी भी लेवल पे थोड़ा भी गलती नहीं करके आना, क्योंकि वो 72 का 72 नंबर इतना सॉलिड है कि मेरा 65th और 66th इसी चक्कर में मेरा बिगड़ गया। और पेपर 1 में मैं मार्क्स फेच नहीं कर पाया 150 से ऊपर, क्योंकि मेरा 36 नंबर के क्वेश्चन गलत हो जाया करते थे। क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था तो मुझे लगता था कि मैं मैथ्स कर लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में आप पैनिक आदमी कर जाता है। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हैं, बहुत प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो 100% गारंटी है कि पैनिक करेंगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस पर डे करना है। या तो आप अभी से कर सकते हैं, या जैसे ही आपका मेन सॉल्व करिए, भले 10 दिन पहले किए हों, आज फिर करिए, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर बहुत अलग नहीं रहता है। 4-5 टाइप के ही क्वेश्चन तो उसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। आपको 72 नंबर लाना ही होगा, चाहे जैसे आप लाएं, जितना प्रैक्टिस करना पड़े। भले आप, हो सकता है कि इसमें आप 2 घंटे का टाइम दें, मेरा मानना है, लेकिन आप इसमें अगर 72 नंबर ला देंगे, अगर उधर आप 100 नंबर भी अगर लाते हैं आउट ऑफ 228 मार्क्स, तो आपका यहाँ पे काम आपका बन जाएगा। अब हम आते हैं GS2। बीपीएससी का GS2 बहुत ही एग्जॉस्टिव इन नेचर है। मतलब उतना, मेरा अपना पर्सनल मानना है, हो सकता है कि आप लोग थोड़ा डिफ़र करेंगे, लेकिन यूपीएससी का भी जो पेपर GS1, GS2, GS3 होता है, उतना एग्जॉस्टिव नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 5 × 3 15 और प्लस 5 20 क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। यूपीएससी में भी इतना ही क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। लेकिन इसमें जो शॉर्ट और लॉन्ग का जो है ना, जो लॉन्ग आंसर है, जो कि हमें 3 से 4 पेज में लिखना पड़ता है, यूपीएससी में हम 2 से 2.5 पेज में लिखते हैं, जो 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर। तो थोड़ा सा यहाँ पे एग्जॉस्टिव हो जाता है। और यहाँ पे सिलेबस भी इसका काफ़ी लेंदी हो जाता है, जिसको कवरअप करना उतना ईजी नहीं होता है। इसमें आपका सेक्शन 1 में पॉलिटी हो जाता है। पॉलिटी अपना आप में बहुत ही एग्जॉस्टिव हो जाता है। इसमें लक्ष्मीकांत तो आपको मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा करंट अफेयर्स से आपको हमेशा रूबरू होना पड़ेगा। उसके लिए जो मैं मैगज़ीन रेफ़र किया था, विजन आईएएस का मैगज़ीन को रेफ़र किया था। उसके अलावा जो बिहार में जितने पॉलिटिकल चेंजेज हो रहे हैं, चाहे जिस तरह का पॉलिटिकल स्टेप लिया जा रहा है, जैसे कि जातिगत जनगणना हो गया और बाकी जो चीज़ें हो गई, जो यहाँ की गवर्नमेंट लेती रहती है, स्टेप्स जनरेट होगा, उसमें आप अच्छे से मतलब अपने
चीज़ों को समझेंगे, एक अच्छा डेफिनेशन तैयार होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पूछ दिया कि व्हाट डू मीन बाय कम्युनलिज्म, तो कम्युनलिज्म के बारे में तो सबको पता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको वहाँ पे बीपीएससी के एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। आप कोई मतलब लेमैन टाइप का लैंग्वेज में आप डेफिनेशन नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी रेफ़र करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा आता है सेक्शन 2 की बात। सेक्शन 2 में मेनली ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है, और मोस्टली इकोनॉमिक्स सेक्शन के क्वेश्चन बहुत आयत मात्रा में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप जो भी बिहार में जो भी बिहार में चाहे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे बिहार का बजट हो, या बिहार गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ रही हों इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा इकोनॉमिक्स का जो मैंने पढ़ा था 9 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की मैं पढ़ा था। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए जो बेसिक किताब है 11-12 की, वो मैंने रेफ़र किया था। और बिहार की ज्योग्राफी को मैंने, जैसे कि मैंने बताया कि इम्तियाज़ अहमद सर की जो बुक है बहुत ही एग्जॉस्टिव है, तो उसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। उससे बिहार की जो ज्योग्राफी उसको समझ सकते हैं। ज्योग्राफी करने का मतलब कि बिहार में कहाँ पे मिनरल रिसोर्सेस हैं, कहाँ पे वाटर रिसोर्स है, कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, कहाँ पे किस टाइप का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, कहाँ पे हॉर्टिकल्चर का पोटेंशियल है, कहाँ पे और बाकी और हम बिहार में कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। बिहार के जो भी रिसोर्सेस हैं एग्रीकल्चरल या नॉन एग्रीकल्चरल, उसके बारे में हमको वहाँ से विशेष जानकारी मिल जाती है। उसके अलावा हमें इंडिया का भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट को, और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट की भी जो भी पॉलिसीज़ रही हैं लास्ट 1 to 2 ईयर्स की, जो भी गवर्नमेंट, चाहे भारतमाला योजना होगी, चाहे और जो स्कीम्स लॉजिस्टिक पॉलिसी हो गया इंडियन गवर्नमेंट का, बाकी और जो भी हैं जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही हो, उसको आप वहाँ से आप कर सकते हैं। थर्ड सेक्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन। वहाँ उसमें आपको 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है। तो पहले के टाइम में तो हम जो बेसिक जो साइंस है उसको पढ़ के जाया करते थे, लेकिन आज के टाइम में बिहार के जो साइंस एंड टेक है काफ़ी एडवांस हो गया है। आपको प्रॉपर साइंस एंड टेक पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक बहुत अधिक नहीं पढ़ने हैं, लेकिन टॉपिक ऐसे पढ़ने हैं कि उनके बारे में आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हो, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हो, बिहार में फ्लड का इश्यूज़ है, बिहार में और बाकी कैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे ह्यूमैनिटी को ह्यूमैनिटेरियन बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, कैसे हम आपदा से लड़ सकते हैं, कैसे हम बिहार में जो डिफरेंट टाइप्स के एपिडेमिक्स आएंगे या आते रहते हैं, उनसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। हाँ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि एनसीईआरटी 6 to 10 पढ़ना चाहिए। आपका मैं नाम नहीं देख पाया, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आपका देख पाया, तो बिल्कुल आपका बात सही है कि अगर आप चाहें, अगर आपके पास समय हो तो 6 से लेकर 10 तक आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 11-12 का बाउंस करता है, ऑब्वियसली बाउंस करता है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स और बहुत तरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं वाटर से, रनिंग वाटर से, अंडरग्राउंड वाटर से, ओशन करेंट से, ग्लेशियर से, तो अब हमको भी बाउंस करता था। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहें तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, 15-20-25 दिन में आप चाहें तो 6 से लेकर 10 तक का ज्योग्राफी का बुक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा अगर आपको बाउंस कर, सबको जो बिगनर होते हैं उनको बाउंस करता है। तो मैं जहाँ अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन पे था, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आपको विजन का मैं नोट्स रेफ़र किया था। उसके अलावा बिहार में जो भी बिहार गवर्नमेंट जितने स्टेप्स लिया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपदा से लड़ने का, कब कौन सा स्टेप लिया, इस चीज़ को मैं अच्छे से पढ़ा था। तो वहाँ से मेरा क्वेश्चन, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा एनालिसिस करना ज़रूरी है। स्पेशली अभी जो लोग 70th का मेंस या 71st का मेंस लिखेंगे, वो पुराना तो नहीं लेकिन 68th और 69th का पेपर ज़रूर एक बार देख के जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन को में बीपीएससी इंटरेस्ट ले रहा है, कि भाई हमको इस सेक्शन को से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना है। तो आप वहाँ से उसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख करके उसकी एनालिसिस करके 12th के बाद से कैसे करूँ, शिव राजपूत जी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
तो 12th के बाद तो मेरा देखिए अभी थोड़ा सा मैं अभी मेंस का प्रिपरेशन छोड़ करके इनके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा कि 12th के बाद अब मेरा पर्सनल मानना है कि आप ग्रेजुएशन अच्छे से करिए। अच्छे से कहने का मतलब कि आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि आती हो या जिस सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आते हों, पहले आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। पैरेलल में आप क्या कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत लंबे टाइम तक मत करिए। लंबे टाइम तक करने के बाद चीज़ें बड़ी मोनोटोनस हो जाती हैं। तो आप ग्रेजुएशन के 3 साल अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में बर्बाद कर देंगे तो आपका ग्रेजुएशन भी अच्छे से नहीं होगा और यूपीएससी का प्रिपरेशन का जो लेवल रहेगा वो तो ठीक है, आप हो सकता है कर लें, लेकिन एग्ज़ाम बहुत सर्टेनिटी वाला एग्ज़ाम नहीं है। तो अगर आपका इंजीनियरिंग करना हो, मेडिकल करना हो या और जो भी चीज़ करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन करिए। साथ में आप जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करना हो, गेम खेलना हो, बैडमिंटन खेलना हो, जो भी आप गेम खेल सकते हैं, जो भी करिकुलर एक्टिविटी कर सकते हैं, या आपको अगर इंटरेस्ट है किसी और चीज़ में, हॉबी कोई प्रैक्टिस करिए उसको। साथ साथ आप थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए और बाकी डिबेट में पार्टिसिपेट करिए, अच्छे से कॉलेज करिए, अच्छे फ्रेंड बनाइए और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट करिए। आप साथ साथ अपने दिमाग में रखिए कि हाँ हमें तैयारी करना है, लेकिन उसके लिए बहुत अधिक ऑब्सेस्ड होकर नहीं पीछे पड़ना है 12th के बाद, क्योंकि रेशियो हम आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सिलेक्शन का रेशियो बड़ा कम है। तो पहले अपने हमें फ्यूचर को सिक्योर करना होगा। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तैयारी बिल्कुल करिए, मेरा मानना है करना चाहिए। और ऐसा बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है कि जो नहीं निकल सकता, 100% निकलेगा। अगर आप दिल से अगर तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, आप करिए। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा ग्रेजुएशन अच्छे से करिए। 3 बार से पीटी नहीं हो रहा है सर, पीटी के लिए क्या करें? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आपका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कुछ इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है। तो आपका क्वेश्चन ठीक है, 3 बार से आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, लेकिन आपको एक बार अपने आप को खुद बैठिए और सोचिए। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हालांकि मेरा लगभग पीटी हमेशा हुआ है, तो हम जो स्टूडेंट हैं क्या करते हैं, केवल पढ़ने पे फोकस करते हैं। पढ़ना तो ज़रूरी है ही, आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, लेकिन पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीलिम्स अगर आपका 3 बार से नहीं हो रहा तो कहीं ना कोई सेक्शन आपका, कम से कम जो 4-5 सेक्शन होते हैं उसमें से कोई ना कोई 3-4 सेक्शन कमज़ोर होगा, तभी आपका नहीं हो रहा है। 1-2 सेक्शन कमज़ोर होने से प्रीलिम्स हो जाता है, लेकिन अगर आपका 7-8 सेक्शन है उसमें से अगर आपका 3-4 सेक्शन कमज़ोर है तो नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करिए, जिस टॉपिक में जिस सेक्शन में आपको दिक्कत होती है। सपोज साइंस एंड टेक में भी आपको दिक्कत हो रही होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। करंट अफेयर्स के लिए अभी पिछले बार 68th और 69th बीपीएससी में बहुत संघर्ष करना पड़ा था लोगों को। तो करंट अफेयर्स देखिए कहाँ से क्वेश्चन आता है। न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार के बजट से क्वेश्चन पूछ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे से पूछ रहा है, या कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको एक बार बैठिए, एनालाइज करिए। जो सेक्शन कमज़ोर हो, जैसे बिहार में अगर आपको बीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना हो तो 3-4 सेक्शन को एकदम मजबूत कर लीजिए। हिस्ट्री को मजबूत कर लीजिए अच्छे से, साइंस एंड टेक को मजबूत कर लीजिए, करंट अफेयर्स को मजबूत कर लीजिए, और 10 क्वेश्चन जो मैथ्स का आता हो, ये इंश्योर करिए कि 10 में 10 लाना है। एक आध गलती भी हो गया, लेकिन 9 या 10 तो लाना ही लाना है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो, और इकोनॉमिक्स जो बिहार बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे ही है, तो यहाँ से आप 70-80 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि 69 का कट ऑफ बहुत नहीं गया था, 90-95, 92 के करीब गया था, तो आप इजीली कर लेंगे। लेकिन आपको इसके लिए आपको जिस सेक्शन में, हिस्ट्री में भी कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, कौन से सेक्शन में दिक्कत आ रही है, बिहार के हिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, बिहार स्पेशल में दिक्कत आ रही है, कि मॉडर्न हिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, कि एंशिएंट में दिक्कत आ रही है, एंशिएंट में कहाँ दिक्कत आ रही है, मतलब बुद्धा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर और जो डिफरेंट एजेस में जितने घटनाक्रम हुए हैं उसमें किस जगह दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। सर मैं 2028 में एग्ज़ाम देना है, अभी से प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप 28 में एग्ज़ाम देना है तो अभी आप, मुझे लग रहा है कि आप अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होंगी या फिर एग्ज़ाम की अभी आप 12th में होंगी, तो बिल्कुल आप 28 में एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन उससे पहले अपना जो एकेडमिक्स है उसको अच्छे से करने का प्रयास करिए। हमें अपने एकेडमिक्स को नहीं भूलना है। मीन्स की मेरा कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ना है आपको, चाहे आपको साइंस में जाना हो, सोशल साइंस पढ़ना हो, आर्ट्स पढ़ना हो, इंजीनियरिंग पढ़ना हो, मेडिकल पढ़ना हो, तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो तैयारी है या अभी की जो पढ़ाई है वो काम नहीं आएगी। 100% काम आती है।
कुछ भी पढ़ा हुआ ऐसा इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतना एग्जॉस्टिव और इतना उसका लेंथी सिलेबस है बीपीएससी और यूपीएससी का, कि आप जो भी पढ़े रहेंगे या पढ़ी रहेंगी उसका बेनिफिट 100% मिलने वाला हो। डायरेक्ट कभी बेनिफिट मिल जाएगा, हो सकता है कभी इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन बेनिफिट मिलेगा। तो आप अपनी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाई करिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूमिंग करिए, और उसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, और साथ साथ अपने दिमाग में रखा करिए कि हाँ हमें तैयारी करना है, तो आप उस तरीके से आप कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन बीच बीच में आएगा तो मैं उसको जवाब देते जाऊँगा। हाँ, तो GS 2 तक हो गया था। अभी सबसे बड़ा बिहार गवर्नमेंट ने जो एक चेंजेज इंट्रोड्यूस किया है वो है एसे का, एसे राइटिंग 68 बीपीएससी से आया है। एक्चुअली पहले क्या था कि बीपीएससी में बड़ी डिस्पैरिटी थी, कभी कोई ऑप्शनल बूम करता था, कभी कोई ऑप्शनल में दिक्कत आती थी, तो बच्चों का मार्क्स बड़ा मतलब उसमें सिमिलरिटी नहीं थी। कोई हो सकता है कि एक बार हिंदी की में मार्क्स बहुत ज़्यादा चला गया, कभी सोशियोलॉजी में मार्क्स मिल गया, कभी मैथ्स में 290 280 मार्क्स मिल गया। तो इन सब चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, किस तरह का बायसनेस ना आए, बीपीएससी ने एसे इंट्रोड्यूस कर दिया। एसे एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं कोई मदद नहीं मिलने वाला हो। आप चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों, चाहे मेडिकल के हों, चाहे आर्ट्स के हों, चाहे कॉमर्स के हों, एसे राइटिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि आपकी टोटली स्किल और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप स्किलफुल होंगे तो अच्छा कर पाएंगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी तो कर पाएंगे। तो बिहार बीपीएससी ने जो इंट्रोड्यूस किया है एसे, वो एसे लगभग यूपीएससी के ही तर्ज पे है ऑलमोस्ट, क्योंकि उसमें 2 ऐसे फिलोसफिकल आते हैं। एक ऐसे जो आता है वो आता है जो बिहार में जो भी लोकोक्तियाँ हैं, मतलब लोकल आप कह सकते हैं कि लोकल बिहार के जो कल्चर से अगर आप अवेयर हैं, जानकारी है, तो उसका मैथिली और भोजपुरी में स्पेशली 2 मैथिली में और 2 भोजपुरी में लोकोक्ति आती है, जिसको आपको उसको लिखना पड़ता है, उसके ऊपर ऐसे लिखना पड़ता है। जैसे कि जब मैं दिया था 68 बीपीएससी तो आया था कि मूस मुटई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं। और एक आया था कि एक अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ स्टेटमेंट था कि विज्ञान के बिना साइंस, धर्म के बिना विज्ञान अधूरी छे, ऐसे कुछ था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा था एग्जैक्टली। हाँ, तो उसका मतलब ये था कि आप लोकल अगर डायलेक्ट जानते रहेंगे तो उसको कर पाएंगे, तो उसको आपको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। 2 जो ऐसे होते हैं वो फिलोसफिकल होते हैं, या हो सकता है एनालिटिकल भी हों, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसे का मतलब ये है कि आप जो टॉपर्स हैं उनके ऐसे को देखिए, पढ़िए, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, अपने एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाइए, अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाइए, क्योंकि ऐसे में आप रट के नहीं कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा होगा, आप चीज़ों को एनालाइज कर पाते होंगे, आप किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए फैक्ट एंड फिगर अच्छा से प्रोड्यूस कर पाते होंगे, आप क्रिटिकल एनालिसिस करते होंगे, आपके पास पॉजिटिव अप्रोच होगा, आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होगा, आपका आउटलुक बराबर होगा किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप ऐसे में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। जैसा कि मैंने 68 का मेंस लिखा था, तो उसमें लगभग मेरा 180 के करीब ऐसे में मार्क्स आया था, मतलब एवरेज 60। मैं प्रणव के थ्रू अपना जो कॉपी है अभी इस पर मैं शेयर करवा दूंगा, तो आप लोग थोड़ा उसको पढ़ लीजिएगा। अप्रॉक्सीमेटली 60 मार्क्स हर एक क्वेश्चन में मेरे को आया था 68 बीपीएससी में, तो उस चीज़ को आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। और बाकी जो भी टॉपर्स के जो भी ऐसे के कॉपीज होंगी उसको पढ़िएगा, और पर डे कुछ न कुछ लिखने का प्रयास करिएगा। मतलब वीक में एक ऐसे का टेस्ट, मिनिमम 1 या 2 ऐसे लिखना है तो लिखना है, चाहे बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए, आपको बैठ के एक ऐसे लिखना है, और किसी और से चेक करवाना है, खुद नहीं चेक करना है, किसी थर्ड पर्सन को देना है, पर्सन को चेक करने के लिए देना है, क्योंकि ऐसे में आप एक दिन में उसमें पारंगत हासिल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बहुत लंबी प्रैक्टिस और बहुत ही आपका जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसका भी एनालिटिकल अप्रोच चाहिए, उसकी भी एनालिसिस एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको क्रिटिकली एनालाइज करेगा, आपको अच्छे से बताएगा कि हाँ मतलब कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपने को झिझकना नहीं है। क्योंकि कोई भी आदमी स्टार्ट जब करता है तो वो बिगिनिंग में उसका जो अप्रोच होता है उतना बराबर नहीं रहता है। हो सकता है कि कोई भी टॉपिक लिख रहा हो तो उसके फॉर्म में अधिक लिख दिया, अगेंस्ट में कम लिखा, सोल्यूशन कुछ नहीं दिया। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। 10-15 बार ऐसे लिखेंगे, आप एनालिसिस खुद करेंगे, किसी थर्ड पर्सन से कराएंगे एनालिसिस, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ मैं लैक कर रहा हूँ।
तो बताए हुए रास्ते पे आपको चलना होगा और इसी को बराबर तरीके से सॉल्व करना होगा। तो ऐसे में अगर कभी कुछ दिक्कत आई तो मैं और बाकी ये मेंस का प्रिपरेशन हो गया, और इंटरव्यू और प्रीलिम्स का प्रिपरेशन के बारे में अगले वीक में या कभी भी प्रणव के थ्रू मैं जुड़ूंगा और आप लोगों को अच्छे से मतलब कैसे हम प्रीलिम्स की तैयारी करें, कैसे करें, थोड़ा सा ब्रीफ में मैं 2 मिनट में बताना चाहूँगा कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कभी भी ब्लैंक होके मत करिए। ब्लैंक मेरे होने का कहने का मतलब ये है कि सिलेबस बहुत वास्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करिए, पढ़िए, मतलब लुक बैकवर्ड मूव फॉरवर्ड की पॉलिसी लगाइए कि पीछे का पैटर्न कैसा रहा है, 67th, 68th, 69th का पैटर्न कैसा रहा है। स्पेशली 67th, 68th, 69th की बात कर रहा हूँ मैं कि कहाँ कहाँ से किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको उन सेक्शन को ध्यान में रख करके अपने तैयारी को करना है। और वीक में प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट एक पेपर सीट सैम्पल, एक सैम्पल लगाना है 150 क्वेश्चन का, और उसको शाम होते होते सभी 150 क्वेश्चन को अलग अलग सेक्शन वाइज, साइंस के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग, इकोनॉमिक्स के लिए अलग कॉपी बना करके जहाँ जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो या जो जो टॉपिक पे अपने क्वेश्चन गलती किया है उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करके उस टॉपिक को पढ़िए और फिर अगली बार टेस्ट दीजिए। अगर ये प्रैक्टिस आप अपनाएंगे, अलग अलग कॉपी बनाइएगा, ज्योग्राफी के लिए अलग, हिस्ट्री के लिए अलग, इकोनॉमिक्स के लिए अलग, और बाकी साइंस एंड टेक के लिए अलग, मैथ्स के लिए भी अलग, क्योंकि मैथ्स को हमें लाइटली नहीं लेना है। 10 क्वेश्चन में 10 लाना है तो लाना है। मैथ्स या रीजनिंग जो भी कहिए, दोनों से क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन आता है दोनों मिला के, तो आपको अलग अलग कॉपी में करके उसको सॉल्व करना है। बाकी स्पेसिफिकली कैसे कैसे क्या स्ट्रेटजी हमारी होगी, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो आप लोगों को हम वहाँ पे उसको ब्रॉडर मैनर में, इलेबोरेटिव मैनर में बताने का प्रयास करेंगे। अगर और किसी को क्वेश्चन हो तो आप लोग यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। अभी मैं कुछ समय तक यहाँ पे जुड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू भैया सबको बताने के लिए। बाकी आगे भी हम लोग तो अभी जा रहे हैं, वहाँ दोबारा लाइव जुड़ेंगे तो आपको लाइव में ही कनेक्ट करवा देंगे लोगों से। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि सभी।